चलो तो आज शुरू कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन खत्म कर लिए। ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन के जैसा ही लंबा हो सकता है, उतना ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन इसका कम से कम 3 लेक्चर तो लगेगा ही। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक छोटा सा पार्ट है एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में ही पढ़ाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हुआ कि किसी भी ये इसेंशियल या फिर यूजफुल चीजों को कैसे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा। इसका डिफाइन भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है कि इसेंशियल सब्सटेंस या फिर यूजफुल सब्सटेंस जिसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस था ना। जैसे रेस्पिरेशन का भी अगर डिफाइन लिखेंगे तो पहले क्या लिख देंगे, ए लाइफ प्रोसेस, ऐसे करके लिखे भी होंगे रेस्पिरेशन का डिफाइन में। ठीक है, न्यूट्रिशन का भी डिफाइन लिखेंगे तो शुरुआत में क्या लिख देंगे, ए लाइफ प्रोसेस, मतलब ये सब लाइफ प्रोसेस है। और जो कि अलाउ कर रहा है, मतलब जो कि यूजफुल सब्सटेंस को अलाउ कर रहा है मूव करवाने में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और यूजफुल सब्सटेंस क्या क्या है, तो ऑक्सीजन है, फूड है, CO2 वेस्ट है, फूड में डाइजेस्टेड फूड है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन को किस तरह का ब्लड लेकर के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह का ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही छोटा सा पार्ट, और इसके बारे में बस डिफाइन करके और इसको छोड़ देना है। लिम्फेटिक के ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना हमको सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स में है। ठीक है, एक तो ब्लड के बारे में पढ़ना है, फिर दूसरा इसका ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है, और तीसरा हार्ट के बारे में पढ़ना है। ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, प्लाज्मा और कॉर्पोसिल्स। ब्लड कितना पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, प्लाज्मा और कॉर्पोसिल्स। प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% होता है। और कॉर्पोसिल्स जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों आता है, वो है 45%। ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन अगर जो पूछा जाए, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन पूछा गया, मतलब कौन कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो प्लाज्मा के बारे में कितना बताएंगे, 55%। ठीक है, और उधर कौन सा हुआ, कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स के बारे में कितना बताएंगे, 45%। उस 45% में ये 3 लोग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लाज्मा जो 55% है, उस 55% का 90% इसमें पानी होता है। 90 से 92% पानी होता है। यहां लिख भी लोगे फ्लूइड मैट्रिक्स में, यहां क्या लिख दोगे, 90 से 92% वाटर। ठीक है, और 6 से 8% जो प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन। प्लाज्मा एक येलो कलर का स्टिकी मटेरियल है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है कि अगर जो इसका एक क्लॉटिंग का एक इसके पास भी गुण होता है, प्लाज्मा के पास भी क्लॉटिंग का गुण होता है, प्लेटलेट्स के पास भी होता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग वाला अगर जो इसका नेचर निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर जो क्लॉटिंग वाला नेचर इसके साथ नहीं रहेगा तो ये प्लाज्मा को हम लोग सीरम बोलने लग जाएंगे। तो वो सब नेक्स्ट क्लास का चीज है, 11th-12th का चीज है। हम लोग को बस प्लाज्मा के बारे में जानना है कि 55% इसमें ब्लड, ये पूरा ब्लड कंपोजिशन का 55% प्लाज्मा होता है, पहला चीज। अब प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। ये 2 चीज याद रख लेना है। उसके बाद फिर ये क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है, तो डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड हार्मोन्स। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, प्लाज्मा। और तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब सेल जो है रेस्पिरेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके वापस लंग्स तक पहुंचने का काम किसका है, प्लाज्मा का है। ठीक है, प्लाज्मा में ही ये डिसॉल्व हो जाता है। तो 80 से 90% जो तुम्हारा CO2 है वो प्लाज्मा लेके जाता है, और बाकी का 10% CO2 जो है वो रेड ब्लड सेल लेके जाता है। रेड ब्लड सेल का सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है और ऑक्सीजन के साथ है।
तो रेड ब्लड सेल ज्यादातर ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रेड ब्लड सेल लेकर के नहीं चलता है। रेड ब्लड सेल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने वाला सब्सटेंस कौन है? तो प्लाज्मा है। इसके बाद आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, अच्छा इसका नाम भी होगा रेड ब्लड सेल का, एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। सब याद रखना है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या रहेगा? ल्यूकोसाइट। और इसको हम लोग सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? व्हाइट ब्लड सेल को, क्योंकि ये जो है फॉरेन मटेरियल्स को, फॉरेन मटेरियल्स मतलब जो हम लोग के बॉडी में जिसका जरूरत नहीं है, वायरस का, बैक्टीरिया का, तो वो सबको मारने में भी काम आता है, पैथोजेंस को किल करने में काम आता है। ये लिखा हुआ होगा कि किल्स द पैथोजेंस, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी समझते हो? एंटीबॉडी समझते हो? नहीं। जैसे ये बैक्टीरिया और वायरस जो हमारा बॉडी में आया, ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो सब्सटेंस है उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो काउंटर करने के लिए सब्सटेंस कौन है? व्हाइट ब्लड सेल। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बोला गया है ये प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मतलब कि उससे लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। किससे लड़ने के लिए? पैथोजेंस से। और पैथोजेंस किसको बोलते हैं जी? बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों को पैथोजेंस बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया जो है हम लोगों के बॉडी के लिए यूजफुल भी है तो उसको नहीं मारता है, जो यूजफुल नहीं है उसको मारता है। या फिर बीमारी वगैरह से हम लोग को बचाने में काम सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल ही आता है। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, और ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। जैसे कहीं गिर वगैरह जाते हो तो, या फिर कट छट जाता है तो खून निकलना चालू हो जाता है, तो ऐसा होगा कि हमेशा खून निकलते रहेगा। उसको दवा उबा देते हैं, कुछ टाइम के बाद देखते हो खून बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है क्लॉट हो गया। जिस रास्ते से खून आ रहा था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से क्लॉटिंग होता है। फिर 5 दिन 7 दिन के बाद वो क्लॉटिंग के बाद वो खुराठी पड़ जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का पड़ जाता है। फिर उसको हम छुड़ा भी सकते हैं। क्या उस टाइम पे छुड़ा लेते हैं? जब क्या बोलते हैं उसको, ताजा ताजा रहता है, छुड़ाओगे तो फिर से खून बहना चालू हो जाएगा, है ना। उसको जब पूरा खुराठी पड़ गया उसके बाद फिर जब छुड़ाते हैं तो एकदम मजा आता है उसको छुड़ाने में। कैसे पता चलता है कि खुराठी हो गया है? मतलब कैसे पता चलता है कि ये ताजा जख्म नहीं रहा? वो टाइम 2 दिन 3 दिन लगातार वहाँ खुजली होने लग जाता है, समझ गए। जब शुरुआत में जैसे यहाँ पे ठीक होने वाला घाव है ना, तो उस पर खुजाओगे तो मम्मी या फिर मना कर देते हैं कि मत खुजाओ, नहीं तो अभी ताजा जख्म है, तुरंत ये निकल जाएगा फिर से खून। जैसे ही 2 से 3 दिन होता है, खुजाना 2 दिन तक लगातार हो रहा है, समझ जाओ कि अच्छा अब इसको छुड़ा सकते हैं, अभी बाहर खून नहीं फेंकेगा, समझ गए। तुम्हारा कितना बढ़िया प्लेटलेट्स है, मतलब कि तुम्हारा प्लेटलेट्स कितना मजबूत है, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुम्हारा कितना जल्दी ब्लड का क्लॉटिंग होगा। कितना लोग का जख्म ठीक जल्दी नहीं होता, होता है ऐसा, कितना लोग का जख्म ठीक नहीं होता क्योंकि वो सही से न्यूट्रिएंट्स उसका बॉडी में नहीं है। तो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये सब जो उसका बॉडी में प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। या फिर तुम अगर जो ज्यादा बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा प्लेटलेट्स काउंट होता है, प्लेटलेट्स का संख्या गिर जाता है, ठीक है। 2 लाख 2.5 लाख प्लेटलेट्स होता है बॉडी में, ठीक है। नॉर्मल बॉडी में 1,80,000 से लगभग 2 लाख के प्लस काउंट होता है वो सब, ठीक है। जिसका बॉडी में 1 लाख से नीचे प्लेटलेट्स आ गया 80,000 और 60,000 तो उसका तबीयत बहुत भयंकर खराब हो जाता है। एकाएक तो ऐसा सुना है कि 25,000 प्लेटलेट्स तक आ चुका है, समझ गए। तो उसका बॉडी काफी कमजोर हो चुका होता है। और उस सब टाइम में अगर जो कोई दूसरा बीमारी लग गया उसको तो वहीं पे निपट जाएगा, समझ गए। तीनों चीज फिर से ब्लड का, अच्छा ब्लड के बारे में नहीं बोले थे कुछ। एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब समझते हो? फ्लूइड लिक्विड को ही बोलते हैं, गैस को ही बोलते हैं। यहाँ पर फ्लूइड जो है वो लिक्विड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्लूइड जो है वो 2 तरह का होता है, लिक्विड और गैस। जो भी फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड भी फ्लो हो सकता है और गैस भी फ्लो हो सकता है, इसलिए दोनों को फ्लूइड बोला जाता है। ऐसे 10वीं क्लास तक बच्चा जो दिमाग में रखे रहता है कि फ्लूइड जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को बोला जाता है, नहीं, दोनों को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके बारे में समझेंगे? लिक्विड के बारे में। एक फ्लूइड मैट्रिक्स या फिर कनेक्टिव टिश्यू, उसी को हम लोग ब्लड बोलते हैं। और ब्लड जो है वो 2 पार्ट में बांटे थे, कौन कौन? प्लाज्मा 55%, कॉर्पोसेल्स 45%। प्लाज्मा जो है वो भी एक
फ्लूइड मैट्रिक्स है और 90 से 92% इसमें क्या होता है, पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। क्या फ्लूइड में लिक्विड? अरे फ्लूइड मतलब होता लिक्विड और गैस दोनों है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड इस्तेमाल सिर्फ लिक्विड के लिए किया गया है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है प्लाज्मा, तो डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद आता है कार्पोसेल्स। तो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, पहले याद रखेंगे। ठीक है। रेड ब्लड सेल के पास होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है आयरन, इसीलिए रेड ब्लड सेल का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। आरबीसी का कलर कौन सा होता है, रेड। तो पूछता है कोई कि क्यों रेड कलर का होता है, तो बोलते हैं इसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या है कि रेड बना देता है, तो हेमोग्लोबिन में होता है आयरन और उसी की वजह से ये रेड बनाता है। कल भी ऐसा एक पॉइंट लिखे होंगे कि हेमोग्लोबिन के पास एक हेमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। रिवाइज किए हो तुम लोग? यहाँ पर कहीं पॉइंट लिखा हुआ होगा, एक हेमोग्लोबिन जो है वो कितना ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, 4 ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखो रेड ब्लड सेल जो है ना, इसका ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, रे बना बोल तो नहीं आता हूं, ऐसा समझ। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन का, इसमें 4 गो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, ये ओ नहीं लिखा हुआ है, हमको बनाने नहीं आता है, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ, समझ गए। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन चारों जगह पे लेके जाता है, तो इतना हम लोग को ध्यान नहीं देना इन सब चीजों पर। ठीक है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और हेमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, उसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। इसके बाद आते हैं व्हाइट ब्लड सेल में। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और तो और सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी इसी को बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे बॉडी के पैथोजेंस को, अगर बॉडी में पैथोजेंस है मतलब बैक्टीरिया और वायरस है, तो उसके लिए एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको मारने में काम आता है। इसके बाद आता है प्लेटलेट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसका काम है ब्लड का क्लॉटिंग। अब आता है, इन सब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो ब्लड था। अब ब्लड कहाँ जाएगा, ऐसे ही खुला थोड़ी घूमेगा। ठीक है। तो ब्लड के लिए जैसे पानी है तो उसके लिए नाली लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जहां तहां बहते रहेगा। तो उसी तरह से ब्लड को सिस्टमेटिक वे में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है ब्लड वेसल्स। वेसल मतलब होता ही पाइप है। ठीक है। ब्लड वेसल, अब ब्लड वेसल 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। 3 तरह का कौन कौन होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड वेसल एक ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। ट्यूब मतलब नाली, पाइप। ठीक है। आर्टरीज का ए से याद रखेंगे, अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज में फर्स्ट लेटर क्या है जी, ए, तो इसमें अवे में भी क्या है, ए, मतलब हार्ट से वैसा ब्लड जो हार्ट से दूर जा रहा होगा और उसको ले जाने वाला जो पाइप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे आर्टरी। फिर से, वैसा ब्लड जो हार्ट से दूर जा रहा होगा और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होना चाहिए। उसके अंदर कैसा ब्लड होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो वो ब्लड जो दूर जा रहा होगा हार्ट से, वैसे आर्टरीज को, वैसे ब्लड वेसल्स को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। फिर से हार्ट जब समझाएंगे ये पूरा प्रॉपर क्लियर होगा, उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज होगा इन आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है। उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस भी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। आर्टरीज, हार्ट से दूर जो भी ब्लड वेसल, हार्ट से बहुत सारा ब्लड वेसल्स कनेक्ट होगा, तो हार्ट से दूर जाएगा ना ब्लड जी, या फिर हार्ट में ब्लड भी आएगा, हार्ट से दूर ब्लड भी जाएगा और हार्ट में भी ब्लड आएगा। ठीक है। जैसे कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है हमारा, अभी समझो लेफ्ट साइड का हार्ट और राइट साइड का हार्ट। तो लेफ्ट साइड वाला हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन रहता है। हेलो, लंग्स से जो ऑक्सीजन आया, लंग्स से जो ऑक्सीजन आया और ब्लड मिला करके वो पहले पहुंचाया हार्ट के पास, फिर हार्ट जो उसको पंप किया, लेफ्ट साइड में पहुंचाया, हार्ट जो उसको पंप किया, तो यहां से ब्लड जो निकलता है। ठीक है। तो ब्लड क्या हो रहा है, यहां से निकल करके और दूर जा रहा है हार्ट से। तो इस ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाने वाला कोई वेसल होगा, कोई ट्यूब होगा, उसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। मतलब हार्ट से दूर लेके जाने वाला जो पाइप होगा उस पाइप को हम लोग बोलेंगे आर्टरीज। और हार्ट के पास
जो पाइप ब्लड लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। जैसे यहां सुनो, सेल में रेस्पायरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो ब्लड ही लेकर के आ रहा है। अरे प्लाज्मा लेके आ रहा है, लेकिन प्लाज्मा तो ब्लड ही है ना, ठीक है। तो वो ब्लड लेके आ रहा है किधर, हार्ट की ओर, तो इसको क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स द हार्ट। अरे हार्ट की ओर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स द हार्ट। और क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन यूज हो गया है और उसके बाद CO2 जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के ओर जाता है, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट जाता है, तो उसको लेकर के जाने वाला जो पाइप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे, ठीक है। इसका ब्रांच को आर्टरियोल्स, मतलब आर्टरी भी तो और भाग में बटेगा तो उसको आर्टरियोल्स बोलेंगे, और इसके ब्रांच को वेन्यूल बोलते हैं। ये सब भी नहीं पढ़ना हम लोगों को, आर्टरियोल्स और वेन्यूल। कैपिलरीज क्या होता है, तो आर्टरीज या आर्टरियोल्स जो भी है उस सेल के पास तो लेकर के चला जाएगा ब्लड, लेकिन वहां के बाद सेल के अंदर जो ब्लड पहुंचाने का काम करेगा वो आर्टरी नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वेन्स नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करने वाला, गैसेस का एक्सचेंज करने वाला एक बीच में मीडियम होता है, और वो भी एक वेसल ही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। और बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ये तो मोटा होता है, और ये मीडियम, मतलब कि ये पतला ये भी है, लेकिन ये वेरी पतला, वेरी ये वेरी थिन होता है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है, समझ गए। इसके बाद आता है हार्ट, ठीक है। हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन मतलब कि वैसा ऑर्गन जो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये किस तरह के मसल से बना हुआ रहता है, ये कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। और 9th क्लास में जब पढ़ रहा होगा टिश्यू, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल के बारे में पढ़ा होगा। उसमें इनवॉलेंट्री मसल में एक ये पक्का आया होगा एग्जांपल कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब कि हम लोग अगर जो अपना दिमाग से कंट्रोल भी करना चाहे कि मेरा हार्ट रुक जाए तो नहीं रुकेगा, ठीक है। मतलब कि जो दिमाग से कंट्रोल हो पाता है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, उसको हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं, और जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। और कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, इसीलिए हम लोग अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ये कहाँ, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है। कल लंग्स बनाए थे, कल लंग्स नहीं बनाए थे यहाँ पर जी, ऐसे समझाने के लिए, तो इसको ऐसे कर करके ऐसे बनाए होंगे, किडनी नहीं बन जाए उसे, ठीक है, ऐसे करके बनाए होंगे, ठीक है। ये देखो खड़ा होते हैं, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड का लंग्स जो है उसमें खोखला जगह बनाए हैं बीच में, ठीक है। इसी खोखले जगह में हार्ट होता है, इसी जगह पे हार्ट है, समझे। तो चेस्ट, हाँ नहीं, लंग्स के पीछे रहता है, लेकिन यहीं पे जगह बना हुआ रहता है लंग्स के लिए, लंग्स के पास, मतलब कि लेफ्ट वाला जो लंग है वो छोटा होता है और राइट वाला लंग जो है वो बड़ा होता है। तो हम लोग जब भी हार्ट बोलते हैं तो इधर वाला हार्ट पकड़ते हैं, राइट साइड, हालांकि हार्ट होता कहाँ है, लेफ्ट साइड, एकदम बीच में ही होता है, लेफ्ट साइड में भी नहीं, एकदम यहाँ नहीं पकड़ना रहता है, समझ गए, यहाँ होता है। तो ये दोनों लंग्स के बीच में यहाँ कहीं होता है हार्ट, बहुत ही छोटा सा। एक बच्चा था, आज के जब हम लोग 10th में थे ना, तो उस टाइम हम भी पढ़ते थे कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। इंडियन आइडल में एक बच्चा आया था, उसका हार्ट राइट साइड में था, समझ गए। तो सर बताए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड नहीं होता, हार्ट जो है लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड रहता है, इसी के वजह से ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा खोखला जगह रहता है, समझ गए। और हालांकि उस बच्चे का राइट साइड में टिल्ट ना होकर के हार्ट थोड़ा सा जो ऐसा रहना चाहिए हार्ट को, वो ऐसा रहता है नॉर्मल आदमी के हार्ट, समझ गए। और इसका, उस बच्चे का हार्ट जो है इधर साइड की ओर थोड़ा सा टिल्टेड था, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था। हम लोग को क्या पता, वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, समझ गए। उस टाइम पे वो पूरा बच्चा प्रचार में रहता था ताकि इंडियन आइडल का प्रचार हो सके, समझे। इंडियन आइडल पहले गाना उना गाता था, उसका एक प्लेटफॉर्म होता था, तुम लोगों को नहीं पता ये सब चीजें। हाँ देखो, तो हर्ष का सपना था बचपन में गायक बनने का। ये पंप करता है ब्लड को। अच्छा, किस तरह के ब्लड को पंप करता है हार्ट, तो हार्ट जो है ना 2 तरह के ब्लड को पंप करता है। एक तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और एक तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अच्छा, लंग्स से जो
लंग्स का जो एल्वियोली था वहां ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल में ब्लड था और ब्लड में ऑक्सीजन मिल करके और कहाँ आ रहा था बॉडी से दूर, मतलब लंग से दूर, तो वो कहाँ आ रहा था, हार्ट में आ रहा था। तो क्या उस ब्लड में ऑक्सीजन था, क्या उस ब्लड में ऑक्सीजन था? तो कैसा ब्लड हुआ वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो कहाँ आ रहा था? पहले हार्ट में आ रहा था, ठीक है। फिर हार्ट जो उसको पंप करता है, हार्ट के पास आया, उसके बाद उसको पंप करता है, पंप कर करके और बाकी बॉडी पार्ट्स में भेजता है उस ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स में गया, मतलब कि बाकी सेल्स में गया, और वो सेल क्या किया? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन करने के बाद एक एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में मिलेगा, ठीक है। तो इस बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, वो कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ जाएगा? पहले हार्ट के पास जाएगा और हार्ट फिर से उसको पंप करेगा और पंप कर करके उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा? लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास आ गया, लंग्स के पास कहाँ? एल्वियोली के पास। फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्वियोली का ब्लड वेसल तक आ जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से फिर से एल्वियोली में पहुंचेगा वो ब्लड, ठीक है। और एल्वियोली से कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ट्रैकिया में, ऐसे करके फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये नेसल पैसेज और नॉस्ट्रिल इनटू द एयर। समझ में पूरा कहानी क्या होता था? समझ गए? हाँ, वहां पर जो अभी बोल रहे थे वो एक दूसरा नाम लेकर के आएंगे। जैसे कि हाँ, पल्मोनरी जब लग जाएगा किसी आर्टरी या फिर वेंस के साथ तो उल्टा काम करना चालू कर देगा। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अभी यहाँ पर दिखाए कि आर्टरीज जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पहले क्या लिखे? जनरली, मतलब जितना जितना आर्टरीज है वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर के घूमता है, सिवाय एक आर्टरीज का। इसीलिए उस आर्टरी का नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया, पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के पास ब्लड लेकर के आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसीलिए उसको आर्टरी बोले, लेकिन हार्ट के पास तो लेके आने वाला वेन्स था जी। तो पूरा कंफ्यूजन, इसी में तो कंफ्यूजन घुसा हुआ है बाबू। सबसे ज्यादा टफ जो लगने वाला है वो यही लगने वाला, लेकिन उसको जैसे इतना ध्यान में रखना, आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, और जैसे ही कोई उल्टा पुल्टा काम करना चालू किया कि हार्ट से दूर जा रहा है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने लग गया, या फिर हार्ट से पास आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ गया, तो उसके पहले पुलमोनरी लगा देते हैं हम लोग। समझ गए? खेला खत्म। अब इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वो प्रॉपर हार्ट का डायग्राम नहीं, उससे पहले कुछ और डायग्राम बना के समझेंगे। हार्ट का डायग्राम लास्ट में लेकर के आएंगे। इतना लिख लियो सभी लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना भी बहुत है, याद भी करना बहुत है, समझना भी बहुत है, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हर टॉपिक में ना कुछ इंपॉर्टेंट है। रेस्पायरेशन वाला सेकंड डे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, जो भी इंपॉर्टेंट था वो फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट था। सेकंड डे में थोड़ा सा बस यहाँ पे जो बनाए थे वो डायग्राम, तो उसमें एल्वियोली के बारे में एक दो चीज जान लो, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तक जो भी हम लिखे हैं इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? लेकिन आगे जो पढ़ाएंगे उसमें सब, लेकिन हाँ ये सब जो बोल रहे हैं वो फिर से आएगा कहाँ? एक डायग्राम में, वहां से सब कुछ याद कर लेना। देखो हार्ट जो है वो टोटल 4 पार्ट में बटेगा। हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है या फिर मैमल्स के हार्ट जो है वो 4 पार्ट्स में होगा, ठीक है। ये हार्ट नहीं बता रहे, यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे खड़ा होते हैं, हेलो, ये ऐसे खड़ा हुए तो ये किधर साइड हुआ जी? लेफ्ट साइड इधर हुआ, राइट साइड इधर हुआ, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड। और ये क्या हो गया? राइट साइड, ठीक है। अरे तो तुमको तो उल्टे लगेगा, ऐसे खड़ा होगा तब ना, लेफ्ट इधर हुआ और राइट इधर हुआ, समझा? अच्छा, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। एट्रियम ऊपर होता है, एट्रियम ऊपर होता है। यहाँ क्या हो गया? एट्रियम, और नीचे क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल्स। यहाँ क्या हो जाएगा? एट्रियम।
और यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ? नाम है हार्ट का। हेलो, अब क्या ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है? ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ऊपर के पार्ट्स को एट्रियम बोलते हैं, नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम हुआ और ये राइट एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ और ये राइट वेंट्रिकल हुआ, ठीक है। यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक याद करना, LORD, ठीक है। पूरा यूट्यूब में जो भी टीचर को देखोगे यही वाला शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अच्छा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है मतलब कहाँ से आ रहा होगा? लंग्स के पास से ही, ठीक है। मतलब इधर जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है और कहाँ से आ रहा होगा जी? लंग्स से। अच्छा, तो ये तो टुवार्ड्स द हार्ट आ रहा है ब्लड, ये किधर आ रहा है? टुवार्ड्स द हार्ट ब्लड आया है। और कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तो अवे फ्रॉम द हार्ट आना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या आ गया? टुवार्ड्स द हार्ट। तो बोलेंगे तो आर्टरी ही, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, लेकिन कौन सा आर्टरी? पुलमोनरी आर्टरी। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे वाला चैम्बर में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट ये जो एट्रियम होता है इसका वॉल, दीवार जो है वो पतला पतला दीवार होता है, क्योंकि इसको प्रेशर लगाना नहीं है, पंप वाला जो काम है वो वेंट्रिकल्स का होता है। यहाँ पर ब्लड आएगा और इसका दीवार पतला, ये मोटा होगा, इसका दीवार जो है काफी मोटा होने वाला है, ताकि ये जो प्रेशर से पंप करे ब्लड को, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से यहाँ से बाहर निकले। नहीं तो पंप करेगा तो इसका यही वाला वेसल ही फट जाएगा, लो इसका दीवार ही फट जाएगा। इसीलिए जो वेंट्रिकल्स का दीवार है वो थिक होता है और एट्रियम का दीवार जो है वो थिन होता है। अब यहां से पहले बाहर निकलेगा। अब देखो क्या अवे फ्रॉम द हार्ट ये ब्लड वेसल लेके जाएगा, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है। और कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो कौन सा ब्लड गया जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अवे फ्रॉम द हार्ट कि कौन लेके जाएगा? आर्टरीज। आर्टरीज लेकर के जाएगा। अच्छा, आर्टरीज के पास हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है। आर्टरीज के पास कैसा प्रेशर वाला ब्लड होगा? हाई प्रेशर। तो आर्टरीज का भी जो वॉल होगा, जो आर्टरीज पाइप है उसका जो वॉल होगा वो थिक होगा, ठीक है, ताकि हाई प्रेशर जो ब्लड है उसको झेल सके वो, नहीं तो फिर पतला पाइप में लेकर के जाएगा, फट सकता है ये। अब यहाँ आकर के सेल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन। फिर यहाँ से क्या निकलेगा? CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से कौन ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पहले कहाँ जाएगा? हार्ट के पास। फिर से कहाँ जाएगा? हार्ट के। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट की ओर जाता है तो कौन लेके जाता है? वेन्स लेके जाता है। मतलब वेन्स लेकर के आ गया हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से राइट एट्रियम जो है वो पतला इसका रहेगा, क्या इसका रहेगा? दीवार पतला रहेगा, वो नीचे भेज देगा। राइट वेंट्रिकल्स, इसका दीवार जो है वो मोटा होगा। फिर इसको पंप करेगा इस ब्लड को, और पंप करके ये कहाँ भेजेगा? लंग्स के पास। अच्छा, तो ये अब जा रहा है अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन कैसा ब्लड जा रहा है जी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो टुवर्ड्स द हार्ट जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ जाने लग गया? अवे फ्रॉम द हार्ट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके तो जाएगा वेन्स से, डीऑक्सीनेटेड कौन लेके जाएगा? वेन्स लेके जाएगा, लेकिन किधर लेके जा रहा? अवे फ्रॉम द हार्ट। तो वेन्स के पहले लगा देंगे कैसा? पुलमोनरी वेन्स। ये कहाँ लेके चला जाएगा? लंग्स के पास। डन है। इसको अब फिर से डायग्राम की मदद से 2 या 3 डायग्राम इसमें समझना है। समझ गया? तीनों डायग्राम एक ही चीज बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी डायग्राम ही है कि तुमको लग रहा है ना कि हमको नहीं बनाने आ रहा था इसलिए ऐसा बना, ये डायग्राम ही एक, समझे? उसके हाँ 4 चैम्बर होता है। मैमल्स के अंदर कितने, रेप्टाइल्स के अंदर अलग चैम्बर होगा, पीसेस के अंदर चैम्बर अलग होगा, ठीक है। हाँ, डायग्राम में लेवलिंग करने आ सकता है, नहीं तो फिर डायग्राम भी बनाने आ सकता है इसका, ठीक है। हाँ।